हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो अभिकारकों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रासायनिक सूत्र हैं, तो उन सूत्रों को हम कैसे बनाते हैं। तो सूत्रों को बनाने की विधियाँ, उनका प्रोसेस हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था। ये हमारा लेक्चर सेकंड है। इसमें अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, क्या आता है? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? दैनिक जीवन में हर चीज़ों में परिवर्तन होते हैं, है ना। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं स्थायी, कुछ होते हैं अस्थायी। तो परिवर्तन कैसे होते हैं? जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग। तो इनमें फ़र्क क्या होता है? जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब होता है कि इसमें परमाणु का जो यौगिक होता है उसका संगठन नहीं बदलता, संगठन नहीं बदलता है। जबकि इनमें क्या होता है? ये स्थायी होते हैं और इनमें संगठन बदल जाता है, बदलता है, यानी रासायनिक संगठन। अब हम जैसे बात करें भौतिक परिवर्तन, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसी कारण से भी हो सकते हैं और अपने आप भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लो भौतिक परिवर्तनों में यदि हम उसके कारण को हटा दें, जिसके कारण भौतिक परिवर्तन हो रहा है यानी बदलाव हो रहा है, तो यदि उसके कारण को हटा दें तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, यानी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। जैसे हम बात करें H2O तीनों ही रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये हमारे पास सॉलिड है, यानी बर्फ़ है। इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, यानी गर्म करते हैं। तो ये किस में बदल जाता है? पहले तो किस में बदलेगा? लिक्विड में बदलेगा, यानी द्रव में बदलता है। ठीक है, अब ये द्रव में क्यों बदला? किसके कारण से बदला? इसके कारण से, यानी गर्म करना। तो यहाँ पर कारण क्या हुआ कि हमने उसको गर्म किया तो ये हमारा ठोस द्रव में बदल गया। और यदि हम इसको ठंडा करें, यानी ठंडा करते हैं, तो ये वापस से ठोस में बदल जाता है। तो इनमें देखो, यहाँ पर जो इसका रासायनिक संगठन है वो है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर जब ये अभिक्रिया के दौरान गर्म किया था तो ये पानी में बदला था, यानी द्रव में बदला था, ये लिक्विड में बदला था, तो भी इसमें 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन थे। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक परिवर्तन के दौरान उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कोई चेंज नहीं आया, कोई नया पदार्थ नहीं बना। वही H2O है, यहाँ भी H2O है। सिर्फ किस में परिवर्तन आया? उसकी भौतिक अवस्था में। तो भौतिक अवस्था को देखो, साधारण रूप से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें दिखाई देती हैं, है ना, वो भौतिक परिवर्तन होते हैं, जो दिखते हैं, है ना। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, यानी ये स्थायी होते हैं और अंदर ही अंदर रासायनिक परिवर्तन, यानी उसके संगठन में परिवर्तन होता रहता है और एक नया उत्पाद बनता है। इनमें जो नया प्रोडक्ट बनेगा, नया उत्पाद बनता है, वो रासायनिक संगठन के रूप से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे हम बात करें, यहाँ पर हम क्या लेते हैं? रासायनिक परिवर्तन में हमने लिया दूध। ठीक है, अब दूध का रासायनिक संगठन अलग है ना। इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, ग्लूकोज है। अब जैसे ही इसमें हम बाहर से लैक्टिक एसिड या बैक्टीरिया कुछ भी मिला देते हैं या कोई कारक मिला देते हैं या इसको वैसे ही रख देते हैं तो ये फट जाता है और किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। अब दही क्या है? इसमें लैक्टिक एसिड है, इसमें नहीं था, है ना। तो ये इसमें ग्लूकोज थी, यानी इस स्वाद में मीठा होता है और ये उसमें स्वाद में खट्टा होता है। तो यहाँ पर देखो, इसका संगठन अलग था और इसका संगठन, यानी संगठन इसका चेंज हो गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब ये स्थायी होता है। स्थायी का मतलब कि
दूध से दही बन गई, अब वापस दही से हम दूध को नहीं बना सकते, है ना, वापस अभिक्रिया नहीं आती है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है तो उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब यदि यहाँ पर बात करें, ये अस्थायी होते हैं, यानी हम जब बर्फ को पिघलाते हैं तो द्रव में बदलती है, और यदि इसको ठंडा करते हैं तो वापस बर्फ में बदल जाती है। यानी ये अभिक्रिया कैसी हो गई, आगे भी गई और पीछे भी आती है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी रिवर्सिबल होती है, दोनों दिशाओं में चलती है। तो अब हम इनकी CL की परिभाषाएं पढ़ेंगे और इनमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं भौतिक परिवर्तन और उसकी विशेषताएं। तो यहाँ पर देखिए, यह है भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन है, यानी वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे रंग है, गंध है, उसका आकार है ना, उसकी आकृति है, तथा अवस्था में, बहुत अवस्था का मतलब होता है कि ठोस, द्रव या गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में कहते हैं। अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो हम भौतिक परिवर्तन में देखो, जैसे अब इस परिवर्तन में की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं कि परिवर्तन के कारण को, यदि परिवर्तन के कारण को हटा लिया जाए तो पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अब देखो इस चीज़ को समझो कि जैसे कोई रबड़ है, ठीक है, हम रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ क्या होता है, आकार में बड़ा हो जाता है। पहले मान लो रबड़ का आकार इतना सा है, ठीक है, ये रबड़ है, यदि हम इस पर बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बल, तो ये खिंचकर इतना बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से जो रबड़ पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन, तो जिससे क्या होगा, उसका आकार बढ़ गया। अब यहाँ क्या हो गया, आकार। तो आकार क्या है, एक भौतिक अवस्था है, यानी भौतिक उसका गुण है, यानी उसका आकार पहले छोटा था अब बड़ा हो गया। ये किसके कारण हुआ, अब है तो ये भी रबड़, भाई इसका रासायनिक संगठन वही है जिससे रबड़ बना हुआ है, ये भी रबड़ है, तो इनका जो रासायनिक गुण होता है वो तो वही रहता है, यानी रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस उनके भौतिक गुण में या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर रंग, गंध व आकार और लिख लेना, व आकार, ठीक है। आकार भी क्या है, भौतिक परिवर्तन में ही आता है। ये बड़ा आकार का रबर बन गया, वो छोटे आकार का है। तो ये आकार में जो परिवर्तन हुआ है वो किसके कारण हुआ, बल के कारण, हमने बल लगाया। अब बल क्या है, यानी बाहर ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यदि हम बल को हटा लें तो क्या होगा, जैसे हम बल को हटाएंगे रबर अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएगा, यानी ये अभिक्रिया किस दिशा में, इधर आ जाएगी। तो इसका मतलब दोनों तरफ अभिक्रिया हो रही है। तो ये इसलिए हमें ये लिखा है कि यदि परिवर्तन के कारण को, यानी जिसके कारण अवस्था में या आकार में परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन के कारण को हटा लिया जाए तो पदार्थ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई ये लाइन, कि यदि हम बाह्य कारण को हटा दें तो पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे नीचे लिख लो ताकि समझ में आ जाए, जैसे स्प्रिंग, मैं दूसरा उदाहरण भी दे दूंगा इसका। स्प्रिंग को बल लगाकर खींचने पर, बल लगाकर खींचने पर उसका
आकार बड़ा हो जाता है। किसके कारण हुआ? बल लगाने के कारण। ये कोई स्प्रिंग को खींचने पर, को बल लगाकर खींचने पर उसका आकार बड़ा हो जाता है। जैसे ही बल हटाते हैं, जैसे ही बल हटाते हैं उसका आकार पहले जैसा हो जाता है, पहले जैसा हो जाता है। अब देखो इस लाइन को समझो कि जैसे हमने ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसका आकार यहाँ से यहाँ तक है, हमने इस पर बल लगाया, क्या लगाया? बल। कारण क्या हो गया? बल। तो ये स्प्रिंग क्या हो गई? इस तरह से बड़ी स्प्रिंग बन गई ये, ठीक है। तो बल लगाने पर इसके आकार में परिवर्तन आ गया। अब जैसे ही हम बल को हटा लेते हैं तो ये स्प्रिंग पहले की जैसी हो जाती है। तो ये परिवर्तन क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हो गया, जो आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। तो अब हम इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि ये परिवर्तन कैसा हुआ। भाई परमानेंट तो हुआ नहीं, है ना। जैसे हमने बल हटाया वापस इधर आ गया, तो इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा हुआ? ये अस्थायी परिवर्तन होता है। दूसरी बात कि इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, नया उत्पाद नहीं बनता है। यहाँ भी ये स्प्रिंग थी और यहाँ भी स्प्रिंग ही है, कोई नई चीज़ तो बनी नहीं है ना। तो आकार में आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये परिवर्तन अस्थायी था। तो हम ये कह सकते हैं जो अगला हमारा कैरेक्टर है वो क्या होगा? मैं इसको पहले जैसा हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, पानी को H2O को ठंडा करते हैं, यानी यहाँ पर जैसे मान लो ये हमारा लिक्विड स्थिति में है, तो इसको ठंडा करेंगे तो ये H2O किस में हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। और यदि इसको हम क्या करते हैं, वापस से गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो भौतिक अवस्था क्या होती है? हमारी 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो इसका क्या होगा कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है और दोनों दिशाओं में होता है, यानी अनुत्क्रमणीय होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो परिवर्तन है ये तो अस्थायी हो गया, परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हम ये लिख सकते हैं कि यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। यह प्रक्रिया कौन सी? भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय होती है। इसका मतलब रिवर्सिबल होता है, दोनों दिशाओं में चलता है। जैसे मान लो हम नौसादर लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको हम जब गर्म करते हैं तो ये किसमें? NH4Cl की वाष्प बनाता है, वाष्प में बदल जाता है। यहाँ पर ये सॉलिड होता है बिना द्रव में बदले ही। अब जैसे ही इसको ठंडा किया जाता है तो ये अभिक्रिया इधर आ जाती है। तो हम आधी अभिक्रिया को आधे तीर से दिखाते हैं और आधी अभिक्रिया को आधे तीर से इधर दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करते हैं, ठोस से वाष्प में बदलता है, ठंडा करते हैं तो सीधा ही ठोस में बदल जाता है। तो ये जो निशान होता है ये अभिक्रिया का, ये क्या होता है? उत्क्रमणीय, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। यानी अभिक्रिया में इधर क्या होते हैं? अभिकारक। अभिकारक का मतलब होता है क्रिया करने वाले, और क्रिया करने वाले काम करते हैं तो यहाँ पर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, दोनों दिशाओं में चलती है। यदि हम अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके नया उत्पाद बनाएंगे और ये उत्पाद वापस से अभिकारक में भी
बदल जाएगा, जैसे ये अभिक्रिया हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि यह भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अब यहाँ पर देखो एक विशेषता और होती है, यहाँ पर क्या है, ये नौसादर है, क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, और यहाँ पर भी ये क्या है, नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड है। यानी हमने अभिक्रिया कराई, यानी इसको गर्म किया, तो हमारा उत्पाद भी क्या बना, नौसादर ही बना। इसका मतलब कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में कोई नया उत्पाद या पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो गए इनके विशेषताएं, भौतिक परिवर्तन के गुण। अगर एग्जाम में आए कि भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, तो ये हो गई। कहे कि इसके गुण लिखिए, तो ये इस तरह से सभी को लिख देना है। इसके बाद हम लास्ट में इसके लिखते हैं उदाहरण, जैसे अब जल तीनों अवस्थाओं में ही पाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2O, अभिक्रिया आगे लगाई, आधी पीछे आ जाएगी। ठीक है, ये हम पहले एक तरफ की देखते हैं, आगे अभिक्रिया जा रही है, तो यहाँ भी क्या बन रहा है, H2O। ठीक है, फिर और आगे अभिक्रिया जा रही है, यहाँ भी क्या बन रहा है, H2O। तो तीन अवस्थाएं हो गई H2O की। ये तो क्या कहलाती है, ठोस अवस्था, जिसको हम बर्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्फ भी बोलते हैं। इसकी जो नेक्स्ट विशेष वो है उदाहरण, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण में क्या होता है, जैसे हमने H2O लिखा, H2O यहाँ पर अभिक्रिया आगे की दिशा में गई है, यहाँ भी H2O बना है, इसके आगे भी क्या बना है, H2O बना है, जल। ठीक है, तो ये तो कैसी हो गई, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को हम S से दर्शाते हैं, S का मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, ये हो गई द्रव अवस्था यानी लिक्विड, इसको L से दर्शाते हैं, और ये हो गई गैस अवस्था, इसको G से दर्शाते हैं। ठीक है, तीनों भौतिक अवस्थाएं हैं। तो इनमें क्या होता है कि जब हम इसको बर्फ को क्या बोलते हैं, बर्फ भी बोलते हैं, बर्फ को हम गर्म करते हैं, तो ये किस में बदलती है, पहले बर्फ पिघलती है, द्रव में बदलती है, लिक्विड में बदलती है, फिर इसको और गर्म करते हैं तो ये वाष्प बना लेती है, यानी गैस, यानी वाष्प में बदल जाती है, वाष्प में बदल जाएगी। अब ये अभिक्रिया में देखो, ये भी H2, ये भी H2, ये भी H2, भौतिक परिवर्तन चेंज हुआ है, यानी ठोस, द्रव और गैस में बदली है, लेकिन रासायनिक संगठन इसका H2O ही होता है। अब ये अभिक्रिया विपरीत दिशा में भी चल सकती है। यदि इसको हम गर्म की बजाय क्या करें, ठंडा करें, तो किस में बदलेगी, ये गैस यानी वाष्प किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाती है। और यदि इसको और ठंडा करते हैं तो ये बर्फ में बदल जाती है। तो इस तरह से ये उदाहरण क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का हो गया, और कोई नया परिवर्तन इसमें होता नहीं है, उत्पाद वही बनता है, H2O होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और उदाहरण लिख लें, जैसे नौसादर यानी NH4Cl, हम इसको गर्म करते हैं तो ये किस में बदलता है, NH4Cl की वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, बिना द्रव में बदले, ये ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया कहलाती है। वापस इसको ठंडा करते हैं तो ये किस में, नौसादर में, यानी ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में। इस तरह से ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हो गए। ये इसके और उदाहरण हैं, जैसे लोह चुंबक का बनना। यदि हम लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और जैसे हम विद्युत धारा को हटा लेते हैं तो वापस से वो लोह के रूप में बदल जाती है। शक्कर का विलयन बनाना, यानी हम पानी में शक्कर को डालते हैं तो उसका विलयन बनता है, शक्कर उसमें घुल जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको अलग कीजिए तो हम उसको वाष्पीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं, वापस से शक्कर बना सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज और उनके कैरेक्टर्स, उनके गुण। इसके बाद सेकंड जो आता है वो है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का ही उल्टा होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया।
ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, उसके विपरीत परिभाषा है वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है। यानी इसमें केमिकल चेंज आ जाते हैं, स्वाद बदल जाता है, रंग बदल जाता है, गंध बदल जाती है, उसके गुण बदल जाते हैं और उसका आकार है वो भी बदल जाता है। तो परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। जब ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो एक नया पदार्थ बनेगा, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसमें क्या था, भौतिक परिवर्तन में उनके रंग, आकार, गंध उनमें परिवर्तन होता था लेकिन उनका संगठन वही रहता था। दूसरी बात इसमें क्या था कि बाह्य कारण, यानी जिसके कारण वो परिवर्तन हो रहा है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं जिन कारणों से, यदि हम उन कारणों को हटा लें, परिवर्तन का कारण हटा लेने पर, यदि हम जिस कारण से परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का कारण यानी बाह्य कारण है, कारण हटा लेने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। उसमें तो क्या था कि जैसे हमने परिवर्तन का कारण हटाया तो वापस से वही पदार्थ बन जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे हम साधारण भाषा में बोलें कि हम जैसे मान लो लकड़ी को जलाते हैं, जलाने पर यानी बाहर से उसको ऊष्मा दी जा रही है ना, तो जलाने पर कारण क्या हो गया, ऊष्मा हो गई उसको। तो जलाने पर क्या बनती है, राख बनती है ना। अगर हम उसको जलाना बंद कर दें बीच में तो ये थोड़ी नहीं कि राख उसकी वापस लकड़ी में बदल जाएगी, है ना। तो ये परिवर्तन क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया और इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी नया पदार्थ बनता है। इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो नेक्स्ट हमारा परिवर्तन होगा, इसका गुण होगा, उसमें हम ये लिख सकते हैं कि यह परिवर्तन स्थायी होता है। कैसा होता है, यह परिवर्तन स्थायी होता है, परमानेंट हो जाता है। जैसे दूध का दही में बदलना, है ना। यह परिवर्तन स्थायी यानी परमानेंट होता है, स्थायी होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या था, वो अस्थायी था, है ना। जैसे मान लो दूध से दही बने, यहाँ पर हम लिखें दूध। अब दूध में हम क्या डालते हैं, जिसको हम देसी भाषा में जामन बोलते हैं, बाहर से डालते हैं, है ना। तो जैसे मान लो जामन डाला तो क्या बन गया, दही में बदल गया, ठीक है। अब यदि हम इस जामन को हटा भी दें तो भी वो दही ही रहेगा, वापस दूध नहीं बदलेगा। तो एक नया पदार्थ बन गया दही दूध से, तो स्थायी परिवर्तन हो गया। दूसरी बात, ये अभिक्रिया आगे गई है ना, इसको पूरे तीर से दर्शाते हैं, यानी एक ही दिशा में चलती है, ये अभिक्रिया वापस नहीं आती है, ठीक है। तो अभिक्रिया कैसी हो गई, हम इसको कहेंगे अनउत्क्रमणीय, इर्रिवर्सिबल, है ना। तो इसमें लिख लो, यह अनउत्क्रमणीय, यह अनउत्क्रमणीय यानी तीर का निशान एक होता है, इस तरह से अनउत्क्रमणीय होता है। अनउत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यानी एक दिशा में चलती है, स्थायी होता है, अनुत्क्रमणीय होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। उसमें क्या था, नया पदार्थ नहीं बनता था, वही पदार्थ बनता था, इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये हो गए रासायनिक परिवर्तन और उसके गुण। इसके बाद हम इसके लिखते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। क्या होता है, दूध से दही का बनना। क्या है ये, एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें हम क्या करते हैं कि वापस से
दही से दूध नहीं बना सकते, दूध से दही का बनना। नेक्स्ट परिवर्तन है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। एक बार लोहे पर जंग लग जाता है तो हम पहले जैसा लोहा नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसको ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। या और भी लिख सकते हो आप, सब्जियों का सड़ना गलना, है ना, सब्जियों का खराब होना, खराब होना, है ना। तो ये सभी परिवर्तन क्या होते हैं, आदि, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इस लेसन में हमने इस वीडियो में पढ़ा कि परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन दो तरह से होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंजिंग होते हैं ये। तो इन परिवर्तनों, ये परिवर्तन में क्या होते हैं, भौतिक और रासायनिक दो परिवर्तन हैं। ये रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं द्वारा संपन्न होते हैं। और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी उनमें नया पदार्थ नहीं बनता है और वही पदार्थ रहता है, बस उसके आकार में, रंग में, गंध में, इनमें परिवर्तन आ जाता है। और यदि परिवर्तन के कारणों को हटा लिया जाए तो उनमें वापस से वही पदार्थ बन जाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये परिवर्तनों को पढ़ा। और यदि हम इनको, जैसे रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में भी लिख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि जैसे कोई दो पदार्थ मिलाते हैं, हम कार्बन को मिलाया, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तो ये क्या बनाती है, CO2 गैस बना लेती है, ठीक है। तो ये अभिकारक के दो अणु हैं और यहाँ पर ये एक नया उत्पाद बनता है और ये वापस से CO2 का अपघटन इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं होता है। तो ये जो CO2 बनती है ये गैस अवस्था में बनती है। भौतिक अवस्था क्या होती है, गैस होती है इसकी, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, गैस अवस्था होती है। और कार्बन क्या होता है, ये सॉलिड अवस्था में होता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है। इस तरह से इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये हो गए हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे वो हमारा क्या होगा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इस वीडियो में पढ़ाएंगे हम रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं और कैसे उनको हम संतुलित करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू।